क्या डिटेल डालोगे? टैक्स इनवॉइस में क्या क्या डिटेल डालोगे? जीएसटी का जो टैक्स इनवॉइस होता है उसमें क्या क्या डिटेल डालोगे? जीएसटीएन नंबर देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा, कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर देना पड़ेगा, नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर। जीएसटी इनवॉइस का जो नंबर रहेगा वो 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट का एक नंबर होता है, तो जीएसटी इनवॉइस का भी एक डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा। उसका जो कैरेक्टर रहेगा वो 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें रह सकता है अल्फ़ाबेट, न्यूमेरल्स, स्पेशल कैरेक्टर भी रह सकता है, हाइफन रह सकता है, डैश रह सकता है, स्लैश रह सकता है, लेकिन 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब इशू किया जा रहा है वो डेट मेंशन किया जाएगा इनवॉइस में। पर्टिकुलर्स ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट्स रहना चाहिए। अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, जिसे सेल कर रहे हो, अगर वो उसका जीएसटी नंबर है, तो उस केस में उसका नाम डालोगे, एड्रेस डालोगे, जीएसटी नंबर भी डालोगे। अगर जिसे सेल कर रहे हो अनरजिस्टर्ड है, उसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो उस केस में देखना पड़ेगा कि तुम जो सेल कर रहे हो उसका वैल्यू क्या 50,000 या उससे ज़्यादा। अगर उसका वैल्यू जो गुड सेल कर रहे हो उसका वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 और उससे ज़्यादा है, तो उस केस में तुम नेम एड्रेस दोगे, एड्रेस ऑफ डिलीवरी दोगे। जीएसटी नंबर तो नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए जीएसटी नंबर नहीं दे पाओगे। सिर्फ नेम एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, और डिलीवरी एड्रेस भी डालना पड़ेगा। अगर 50,000 से कम है, जो सेल कर रहे हो उसका वैल्यू 50,000 से कम है और अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसे सेल कर रहे हो, तो उस केस में डिटेल डालोगे। तभी डिटेल डालोगे अगर वो जो रेसिपेंट है अगर तुम्हें रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट, तभी डालोगे। एचएसएन कोड देना पड़ेगा। किसके लिए? गुड्स के लिए। सर्विस के लिए कौन सा कोड? एसएससी कोड। डिस्क्रिप्शन डालोगे, क्वांटिटी डालोगे, टोटल वैल्यू दिखाओगे, टैक्सेबल वैल्यू दिखाओगे, रेट दिखाओगे, कितना परसेंट जीएसटी है, 9% या फिर 2%, सॉरी 9 या फिर 14%। কোথায় দেখাচ্ছিল? জিএসটিতে, ট্যালিতে দেখাচ্ছিল? ট্যালিতে কি দেখাচ্ছিল? তুমি রেট চার্জ বাই গভর্নমেন্ট কি লেখা আছে? সেন্ট্রাল गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल सीजीएसटी। रेट ऑफ टैक्स डालोगे, अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब कितना टैक्स आ रहा है निकल के। ए 9%, टैक्स कितना अमाउंट में बोलोगे। 9% मतलब कितना, मतलब कितना निकल के आ रहा है वो लिखना पड़ेगा इनवॉइस में, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स 50,000 কি বলছো? 50,000 9%। 50,000 9%। हाँ, जितना टैक्स, जितना तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू है 7,000। उसके ऊपर, सपोज टैक्सेबल वैल्यू है 45,000, तो उसके ऊपर परसेंटेज डालोगे। तो परसेंटेज दिखाओगे कितना परसेंटेज जीएसटी है, और अमाउंट भी दिखाओगे। कैलकुलेट करके जितना निकल के आ रहा है वही दिखाओगे। तो एक इनवॉइस देख लेते हैं, 4,000। एक इनवॉइस देख लेते हैं जिसमें ये सारा डिटेल है। अच्छा, इधर है।
ये देखो, जीएसटी नंबर है जो पर्सन सेल कर रहा है, इनवॉइस नंबर है, ये जो कैरेक्टर है कितने नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 कैरेक्टर से, 16 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। एड्रेस तो है, नेम तो है, इनवॉइस का डेट है, वहाँ पे मेंशन किया गया था ना, डेट भी डालोगे, ये लिखा था यहाँ पे, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, और इफ HSN कोड किधर लिखा है, HSN कोड कहीं लिखा है, HSN कोड लिखा है, ये डालोगे, प्रोडक्ट का डिटेल डालोगे, डिस्क्रिप्शन क्या है, बॉल पेन है, CGST रेट डालोगे, मतलब GST रेट डालोगे, CGST है कि SGST है, अमाउंट डालोगे, टैक्स अमाउंट कितना है, 8 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, जो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स दिखाना पड़ेगा, चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे कितना है, इस इनवॉइस में कितना है, 8 रुपया, लेकिन परसेंटेज जो है वो 9%, 9% सब दिखाना पड़ेगा, कोई वहाँ पे बताया गया है, और कुछ नहीं। ठीक है, HSN कोड फुल फॉर्म क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, HSN कोड का फुल फॉर्म है। डेवलप किसने किया है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, डेवलप किया है, उसके हिसाब से नंबरिंग किया गया है, ठीक है। गुड्स का, हर गुड्स का एक नंबर है ना GST के लिए। इसमें कितना डिजिट होता है, 6 डिजिट, 6 डिजिट तो यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली 8 होता है, एक्चुअली 8 कभी कभी दिखता है 8 हुआ है। अच्छा, मैंडेटरी कब है, रजिस्टर पर्सन कब इसे मेंशन करेगा, रजिस्टर पर्सन जिसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कब मेंशन करेंगे HSN कोड, क्या हर रजिस्टर पर्सन को HSN कोड मेंशन करा मैंडेटरी है, क्या हर रजिस्टर पर्सन को HSN कोड मेंशन करा मैंडेटरी है, जिसका टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ तक है, उसे HSN कोड देने की जरूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन दे सकता है जब वो बिल बना रहा है। पिछले साल का टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है, तो उस केस में 2 डिजिट डालोगे थे, कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 8 डिजिट है, पूरा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट। अगर टर्नओवर पिछले साल में 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में 4 डिजिट डालोगे तो काम चल जाएगा। मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड्स के केस में कितना कॉपी बनाना चाहिए, सर्विस के केस में कितना कॉपी बनाना चाहिए, इनवॉइस का कॉपी, नंबर ऑफ कॉपीज, हाउ मेनी कॉपीज यू शुड प्रिपेयर इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस के लिए 2 कॉपी, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। ओरिजिनल किसके लिए है, रेसिपेंट के लिए है, जो गुड्स रिसीव। अच्छा, सर्विस के केस में 2 है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है रेसिपेंट, उसके लिए ओरिजिनल है, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है
उसके बाद डुप्लीकेट। गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट बनाना पड़ेगा, ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल किसके लिए है? जो सर्विस सॉरी गुड्स जो रिसीव कर रहा है रेसिपेंट। डुप्लीकेट किसके लिए है? ट्रांसपोर्टर के लिए। ट्रिप्लीकेट खुद के लिए, खुद के लिए ऑफिस कॉपी। कब इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है? कब इनवॉइस इशू करना ऑप्शनल है, ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है। कब? जब वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, जो सर्विस तुम प्रोवाइड कर रहे हो या फिर जो सर्विस तुम दे रहे हो, जो गुड्स सप्लाई कर रहे हो, उसका वैल्यू अगर 2000 से 200 से कम है, 200 से कम है, तो इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल, यू कैन इशू। 200 से कम है जो गुड्स दे रहे हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर अगर रेसिपेंट जो गुड्स ले रहा है, परचेज कर रहा है तुमसे रेसिपेंट, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, उस केस में भी इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं। लेकिन अगर जो रेसिपेंट है वो बोल रहा है कि मुझे जीएसटी इनवॉइस चाहिए चाहिए, तो देना पड़ेगा। और जहाँ पर रेसिपेंट को चाहिए ही नहीं, डज नॉट रिक्वायर, नहीं चाहिए, तो उस केस में इशू करने की जरूरत नहीं। लेकिन जीएसटी तो भरना पड़ेगा। सपोज तुमने किसी से किसी को गुड्स बेचे है 170 का। सपोज तुमने किसी से खरीदा है, क्या खरीदा है बोलो? 170 का क्या खरीदोगे? सपोज किसी कुछ इलेक्ट्रिकल गुड्स, सपोज लाइट। जामा जामा सपोज तुमने लाइट खरीदा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, लेकिन तुमने बिल नहीं किया है क्योंकि उसका वैल्यू कितना है? 200 से कम है। क्या तुम्हें इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट के तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इनवॉइस नहीं इशू करना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू 200 से कम है। तो कैसे दोगे जीएसटी? तुमने जो 170 कलेक्ट किए है, ये मान लिया जाएगा कि ये जीएसटी इंक्लूड करके ही तुमने कलेक्ट किया है। तो जीएसटी का वैल्यू कैसे निकल कर आएगा? तो 170 को, सपोज जो लाइट है इसका जो जीएसटी रेट है, सपोज इसके ऊपर 18% लगता है, तो कैसे बैक कैलकुलेशन करके निकालोगे जीएसटी का वैल्यू? तो ये जो 170 है ये जीएसटी इंक्लूड करके है, तो इसे डिवाइड करो 180 से और मल्टीप्लाई करो 18 से। डिवाइड करो 118 से, मल्टीप्लाई करो ओनली 18 से, तो निकल कर आएगा जो वैल्यू, वही होगा जीएसटी अमाउंट, वही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। সাতটা আছে কত হচ্ছে ব্যাক ক্যালকুলেশন করেছো? কত হচ্ছে? কত? 26। तो 26 से जीएसटी का वैल्यू। तो तुमने 170 कलेक्ट किया है कस्टमर से, लेकिन तुम्हें तुम्हारा जो जीएसटी निकल कर आ रहा है, आउटपुट जीएसटी, वो है 26। तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है, मतलब जीएसटी छोड़ के जो अमाउंट तुम्हें मिलने वाला है, वो कितना? 144। 44 है तो कम, ये ठीक है, ये तुम्हें मिलने वाला है। और ये जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। बिल ऑफ सप्लाई क्या है? बिल ऑफ सप्लाई
जहाँ पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता है, उस केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाता है। तुम्हारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर तुम्हें टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में तुम टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करोगे। क्या इशू करोगे? यू विल इशू बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई। तो कौन सा सिचुएशन है जहां पर बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस? जहां पे तुम ऐसे गुड्स सेल कर रहे हो या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो कि एग्जैम्प्टेड है, तो उस केस में तुम्हारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी नहीं कलेक्ट करोगे क्योंकि वो गुड्स या फिर वो सर्विस एग्जैम्प्टेड है। तो उस केस में तुम्हें बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, नॉट टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई। यहाँ पर तुम कंपोजिशन स्कीम ले रखे हो, तुम्हारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो अंडर कंपोजिशन स्कीम है, तो उस केस में भी तो तुम्हें खुद से देना पड़ता है। तुम तो कस्टमर से नहीं ले सकते ना जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में। तो उस केस में जो डॉक्यूमेंट इशू करोगे वो है बिल ऑफ सप्लाई, नॉट टैक्स इनवॉइस। কম্পোজিশন স্কিম ছিলে না, কম্পোজিশন স্কিম পুরো একটা ক্লাস লাগে। তো কম্পোজিশন স্কিম আমি শর্টে বলে দিচ্ছি, দেখো কম্পোজিশন কম্পোজিশন স্কিম স্মল ট্রেডারদের জন্য, স্মল সার্ভিस प्रोवाइडरদের जন্য। ये स्मॉल ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, जहाँ पर तुम्हें कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम 1% या फिर 6% गुड्स के केस में, अगर तुम्हारा बिजनेस है गुड्स सेल करना, उस केस में 1% जीएसटी दोगे गवर्नमेंट को, सिर्फ 1%। कस्टमर से कलेक्ट करके नहीं, खुद से, फ्रॉम योर ओन पॉकेट, इसीलिए 1%। अगर सर्विस में इन्वॉल्व हो, सर्विस प्रोवाइड करते हो, उस केस में 6% सर्विस प्रोवाइड करते हो फ्रॉम योर ओन पॉकेट, फ्रॉम नॉट फ्रॉम योर कस्टमर। अगर रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो भी तो सर्विस है, लेकिन 5% फ्रॉम योर ओन पॉकेट, नॉट फ्रॉम कस्टमर। वो है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, वो हर कोई नहीं ले सकता है, सिर्फ जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वही ले सकता है। अगर तुम्हारा टर्नओवर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सीड कर जाता है 1.5 करोड़, तो उस केस में तुम्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम से। तो कंपोजिशन स्कीम में तुम्हें जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में कस्टमर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए डॉक्यूमेंट जो इशू करोगे वो है बिल ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? बुझते पारले कि पारले ना कि कंप्लायंस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा नॉर्मल स्कीम है तो हर मंथ में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में सिर्फ ईयर में एक बार, साल में एक बार रिटर्न फाइलिंग करोगे, क्वार्टरली पेमेंट करोगे, टैक्स पेमेंट करोगे, टैक्स पेमेंट। अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है तो हर मंथ में पे करोगे, क्वार्टरली। और इधर
कस्टमर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कंप्लायंस कम है। কম্পোজিশন স্কিম চ্যাপ্টারে যাবে, ওখানে পেয়ে যাবে কত রেট রয়েছে। রেস্টুরেন্ট সার্ভিস के केस में 5%। अच्छा, रिसिप्ट वाउचर देखो, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम लोग ये देखे थे कि अगर एडवांस मिल जाता है सर्विस के केस में, अगर एडवांस मिल जाता है सर्विस के केस में, अगर एडवांस मिल जाता है तो जीएसटी देना पड़ता है। टाइम ऑफ सप्लाई जब डिटरमाइन कर रहे थे तब मैंने देखा था कि वहाँ पे टाइम ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, वो तो गुड्स के केस में, वो तो गुड्स के केस में, लेकिन सर्विस के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ अगर विद इन 30 डेज सर्विस प्रोवाइड किया गया है तो देखना पड़ेगा कब सर्विस प्रोवाइड किया गया है, कब इनवॉइस इशू किया गया है, ये देखना पड़ता था। तो अगर तुम्हारा पेमेंट का डेट पहले आता था तो उस केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी देना पड़ता था। तो इसीलिए तो कंपेयर हो रहा था ना, जो देखो पेमेंट का डेट पहले आ रहा है कि नहीं। तो अगर एडवांस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और एडवांस ले रहे हो तो उस केस में एडवांस के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा जो है रिसिप्ट वाउचर। अगर एडवांस लेते हो तो उस केस में एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, वो है रिसिप्ट वाउचर। एडवांस ले लिया, तो जब एडवांस ले रहे थे तब तुमने नहीं डिसाइड कर पाया कि कौन से सर्विस तुम प्रोवाइड करोगे या फिर कौन से गुड्स सप्लाई करोगे। तो उसका मतलब ये है कि तुम रेट नहीं डिसाइड कर पाओगे। अगर तुम कौन सा गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करोगे वो डिसाइडेड नहीं है तो तुम रेट डिसाइड कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में ये बोला जा रहा है कि अगर तुम रेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो कैसे टैक्स दोगे। जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 18% से तुम टैक्स भर दो, 18% से टैक्स भर दो एज पर जो एडवांस तुम्हें मिला है उसके ऊपर, जो एडवांस तुम्हें मिला है उसके ऊपर 18% से टैक्स भर दो। अगर कौन से गुड्स कौन से सर्विस तुम प्रोवाइड करोगे वो डिसाइडेड नहीं है। और जो सप्लाई करोगे वो कौन सा टाइप का सप्लाई माना जाएगा, इंटरस्टेट माना जाएगा। क्योंकि अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किधर सर्विस प्रोवाइड करोगे किधर गुड्स भेजोगे, वो डिसाइड नहीं, क्योंकि तुमने एडवांस ले रखा। और जीएसटी डिपार्टमेंट चाह रहा है कि तुम एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करो। तो मान लिया जाएगा कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है, उसके हिसाब से आईजीएसटी पे करना पड़ेगा और 18% रेट पे ही देना पड़ेगा। अंडरस्टूड। এজুম করে নিতে হবে স্যার। তুমি তো ডিসাইড করতে পারছো না যে কিন্তু স্যার অ্যাডভান্সটা আমাকে দিয়েছে, এবার তো 18% আর ইন্টারেস্টের সাপ্লাই হিসাবে আমি অ্যাডভান্সটা হ্যাঁ, বুঝি অ্যাডভান্সের উপরে জিএসটিটা দিয়ে দেবে গভর্নমেন্টকে। হ্যাঁ, কিন্তু এবার যখন ও যদি আমাকে যে গুডসটা আমি নিয়েছি ও নেবে, সেটা যদি 18% এর না হয়, মানে যখন হ্যাঁ, আমি গুড সাপ্লাই কোশ্চেন, করব গুড কোশ্চেন, গুড কোশ্চেন। ও বলছে যে তখন अगर যদি আবার अगर बाद, ইন্টারেস্টেড হয়, ইন্টারেস্টেড হয়। हाँ ठीक है। अगर बाद में पता चलता है कि तुमने जो गुड्स लिया है या फिर सर्विस प्रोवाइड किया है वो 18% का नहीं है, वो 6% का है, 6% का हो सकता है। तो उस केस में जो एक्स्ट्रा जीएसटी तुमने पे किया है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ में, या फिर तुम्हें रिफंड मिल जाएगा अगर तुमने बिजनेस बंद कर दिया है तो। अंडरस्टूड। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হবে না স্যার? हाँ, विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। तुमने अगर एडवांस ज़्यादा पे किया है
लेकिन तुम्हारा जो टैक्स निकल के आ रहा है वो कम रेट है, इसीलिए तुमने ज़्यादा पे कर दिया है, उसके हिसाब से लग रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट मिल जाएगा जितना तुमने एक्सेस पे किए है। ठीक है। पेमेंट वाउचर क्या है? पेमेंट वाउचर क्या है? पेमेंट वाउचर जानने के लिए तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि सप्लायर सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर गुड सेल करते हैं, लेकिन जीएसटी कौन पे करते हैं? रेसिपेंट पे करते हैं जीएसटी। तो पेमेंट वाउचर कौन इशू करेगा? रेसिपेंट इशू करेगा। तो पेमेंट वाउचर का जो रोल है वो कब आता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में। कौन इशू करते हैं? रेसिपेंट। ठीक है, जो अल्टीमेटली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने वाला है। किसे इशू करेगा? किसे इशू करेगा? जिससे उसने खरीदा है, जिससे उसने खरीदा है, सप्लायर को पेमेंट वाउचर इशू करेगा। কথা বলবো? बोलो। বলছি তো স্যার রেজিস্টার্ড পার্সন, কিন্তু আমি আপনি যদি আনরেজিস্টার্ড কোনো জিনিস রিভার্স চার্জ মেকানিজমে কিনি তাহলে তো এটা ইস্যু হবে না আমাদের মাধ্যমে। তুমি কি রেজিস্টার না আনরেজিস্টার? আনরেজিস্টার্ড। তুমি আনরেজিস্টার, তুমি সেল করেছো না পারচেজ করেছো? আমি স্যার রেজিস্ট্রেশন তুমি আনরেজিস্টার পারচেজ করেছি। পারচেজ করেছো। পারচেজ আনরেজিস্টার যদি পারচেজ করে, তো যে সেল করেছে সে তো অলওয়েজ জিএসটি দেবে না, তার কাছে তো জিএসটি নাম্বার আছে। ঠিক আছে, তার কাছে তো জিএসটি নাম্বার আছে, হ্যাঁ তো সেই তো জিএসটি ভরবে, ওটা রিভার্স চার্জ মেকানিজমে কভার হবে না। তুমি যদি আচ্ছা আচ্ছা তোমার রেজিস্ট্রেশন রয়েছে কিন্তু তুমি আনরেজিস্টারের কাছ থেকে কিনেছো, তোমার রেজিস্ট্রেশন রয়েছে কিন্তু তুমি আনরেজিস্টার পার্সনের কাছ থেকে কিনেছো, সেক্ষেত্রে রিভার্স চার্জ মেকানিজম লেগে যাবে, কারণ তোমার রেজিস্ট্রেশন রয়েছে, তোমাকে দিতে হবে। তার তো রেজিস্ট্রেশন নেই, সে কি করে দেবে? বুঝতে পারলে? पेमेंट वाउचर के केस में पेमेंट वाउचर कब इशू किया जाता है? जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। कुछ गुड्स सर्विसेज है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जिसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है, रेसिपेंट को पे करना पड़ता है, और वो तो सिचुएशन है, स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज अगर खरीदते हो तब तुम्हें देना पड़ता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी। उसके अलावा और एक सिचुएशन है, अगर तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हो तो भी तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देना पड़ता है। तो उस केस में जिससे तुमने खरीदा है उसे कौन से वाउचर इशू करोगे? पेमेंट वाउचर। क्रेडिट नोट क्या है? बोलो, कब इशू किया जाता है? ये तो अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है जीएसटी में? अच्छा, नॉर्मल अकाउंटिंग में कब इशू किया जाता है? अकाउंट्स का जो कंसेप्ट है, স্যার আমরা যখন সেল করি সেই মালটা যখন রেসিপিয়েন্ট থাকবে যদি মানে রিটার্ন করে দেয়, মানে কোনো মাল রিজেক্ট হলো বা খারাপের জন্য রিটার্ন করে দেয় তখন ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে হয়। परचेज रिटर्न के केस, नॉर्मल जो अकाउंटिंग है उसमें क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है? परचेज रिटर्न के केस में या फिर सेल रिटर्न के केस? সেল রিটার্ন স্যার। परचेज रिटर्न क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, कब इशू करते हो? नॉर्मल जो अकाउंटिंग है, बिजनेस अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, उसमें जीएसटी के बाद छोड़ो।
कब क्रेडिट नोट इशू किया जाता है? जब सेल रिटर्न होता है, सेल रिटर्न होता है तब क्रेडिट नोट इशू करते हो। देखो ठीक बात है ना? तुमने किसी को सेल किया है, तो सपोज तुमने ये 10 को सेल किया है, तो ये 10 को क्या करोगे? डेबिट करोगे, टू सेल करोगे। अगर वो रिटर्न कर देता है, अगर वो रिटर्न कर देता है, उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कौन से नोट इशू करोगे? क्रेडिट नोट। तो ये है नॉर्मल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। जीएसटी में थोड़ा अलग है। জার্নালটা কি হবে স্যার যখন ক্রেডিট নোটটা ইস্যু হবে? তখন জার্নাল কি হবে? তখন উল্টো হবে, এটার উল্টো হবে। সেল রিটার্ন হলে কি হয় জানো না? ভুলে গেছো? সেল রিটার্ন হলে কি হয় জানো কিন্তু না? এটা হবে স্যার। এটা হবে। আরে হ্যাঁ স্যার, আমি সেলটাকে ভাবছিলাম, কিন্তু সেল রিটার্নটা হবে এটা। হ্যাঁ, সেল রিটার্ন, এটাই কনফিউজিং ছিল। तो नॉर्मल দেখেন না सिचुएशन में, স্ক্রিনশট। अकाउंटिंग में जब सेल रिटर्न होता है तब क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। सेल रिटर्न होता है तब क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। लेकिन जीएसटी में क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है? जीएसटी में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है जब तुमने ज्यादा टैक्स दिखा दिए। जो बिल तुमने इशू किए हैं उसमें ज्यादा टैक्स दिखा दिए, या फिर ज्यादा वैल्यू कंसीडर किए हैं, सेल वैल्यू ज्यादा कंसीडर किया है। सपोज प्रोडक्ट का वैल्यू है, प्रोडक्ट का जो वैल्यू है सपोज 50,000 करके है, तुमने 52,000 करके कंसीडर किया है, तो ज्यादा में दिखाया। बाद में पता चला कि ये तो 52,000 नहीं कंसीडर करना चाहिए, ये 50,000 करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। तो तुम्हें वैल्यू को घटाना पड़ेगा, वैल्यू को घटाना पड़ेगा, इसीलिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा तुमने कंसिडर करके बिल किए हैं, इसीलिए उसे घटाना चाह रहे हो, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ये एक सिचुएशन है। और सिचुएशन क्या है? हायर टैक्स। जो टैक्स होना चाहिए उससे ज्यादा तुमने कंसिडर किया। सपोज एक प्रोडक्ट का टैक्स है 6% करके, सपोज 5% है किसी प्रोडक्ट का टैक्स। तुमने इसे जब बिल किए थे तब 18% कंसिडर किए है, तो बिल में जो जीएसटी अमाउंट दिखा रहा है वो ज्यादा है, उसे घटाना पड़ेगा। तो कौन से नोट? क्रेडिट नोट। क्वांटिटी, क्वांटिटी तुमने ज्यादा दिखा दी। तुमने तो गुड्स भेजा है 10, सपोज किसी प्रोडक्ट का 10 क्वांटिटी तुमने गुड्स भेजा है कोनो किसी पार्टी को। एक पार्टी है जिसे तुमने 10 क्वांटिटी भेजा है, लेकिन जब बिल कर रहे थे तब तुमने कितना कंसिडर किए है? 12। तो इसीलिए क्या हुआ, जो वैल्यू निकल कर आएगा वो ज़्यादा रहेगा, तो उसे घटाना है। तो कौन से नोट इशू करोगे? क्रेडिट नोट, जहाँ पर दिखाओगे कि 2 एक्स्ट्रा यूनिट कंसिडर किया गया है, तो इसीलिए तुम्हारा अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। और जब गुड्स रिटर्न आता है, जब गुड्स रिटर्न आता है वो तो ट्रेडिशनल, हर सबको पता है। जब गुड्स रिटर्न आता है सेल्स रिटर्न के केस में। हाँ सर, बंद कर दो, লাগবে না। ये नॉर्मल ट्रेडिशनल जो केस है उस केस में, उससे वाले दवाले तुमने वैल्यू ज्यादा कंसीडर किए, तुमने ज्यादा टैक्स रेट कंसीडर किए है, तुमने ज्यादा क्वांटिटी कंसीडर किए है, इसीलिए
अब तो वैल्यू घटाना पड़ेगा, जो बिल इशू किए थे उसमें ज्यादा दिखा है सब कुछ के लिए, तो घटाना पड़ेगा, इसीलिए क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। डेबिट नोट जो है वो रिवर्स सिचुएशन है, इसी का रिवर्स सिचुएशन। तुमने कम वैल्यू कंसिडर किया है, जो वैल्यू एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए उसे कम तुमने कंसिडर करके बिल इशू किए है। सपोज किसी प्रोडक्ट का वैल्यू है 52,000, तुमने कितना कंसिडर करके इशू किए है? 50 करके, 50 करके इशू किए है। बाद में पता चल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट तुमने कंसिडर किया है बिल में, उसका वैल्यू तो 52,000 कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फ्रेश जो डॉक्यूमेंट तुम इशू करोगे वो डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट, जिसमें तुम दिखाओगे कि 2000 करके ज्यादा होगा, मतलब दिखाना पड़ेगा कि इतना क्वांटिटी इंटू 2000 डेबिट नोट इशू करोगे। और तुमने रेट लोअर कंसिडर किए हैं, जो एक्चुअली होना चाहिए वहां पे ज्यादा कंसिडर किए थे, यहाँ पे तुमने लोअर कंसिडर किया है जो होना चाहिए उससे, तो इंक्रीज करवाना पड़ेगा, तो इसीलिए डेबिट नोट। और क्वांटिटी भी, क्वांटिटी तुमने कम कंसिडर किया है लेकिन ज्यादा कंसिडर करना चाहिए, तो बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसीलिए डेबिट नोट। ये सारे रीजन है, इसीलिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो जीएसटी में डेबिट नोट क्रेडिट नोट कौन इशू करते हैं? सिर्फ सप्लायर ही इशू करते हैं, सिर्फ सप्लायर ही इशू करते हैं। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा, कौन अपलोड करेगा? सप्लायर अपलोड अपलोड करेगा। सप्लायर उसका जो GSTR 1 है उसमें दिखाएगा कि मैं इतना सेल किए है इस मंथ में, वो दिखाएगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा वो सप्लायर ही अपलोड करेगा GSTR 1 में, और GSTR 2 में कौन देख पाएगा? रेसिपेंट। GSTR 2 ये है ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा फॉर्म जिसमें तुम देख पाओगे कि किससे तुमने परचेज किया है। GSTR 2A है ऐसा फॉर्म जिसमें तुम देख पाओगे तुमने किससे परचेज किए हैं, कितना परचेज किए हैं, उसका GST नंबर क्या है, सब डिटेल देख पाओगे। तो वो डिटेल किसने अपलोड किया है? सप्लायर ने। सप्लायर ने अपलोड किया है किस में? GSTR 1 में, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है GSTR 2 में, जहां पर रेसिपेंट देख पा रहे हैं उसका परचेज कितना है इस मंथ का। अंडरस्टूड? कंप्लीट। तो यहाँ पर खत्म होता है जनरल प्रोसीजर चैप्टर। द चैप्टर वाज वेरी लेंदी। It took two classes. So let's start new chapter, which is बोलो। मोबाइल रखो, इतना इम्पोर्टेंट है क्या? बिजनेस कर रहे हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट छूटने वाला है क्या? 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखो, GST बुक, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद अच्छा यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और एक EI बिल है, EI बिल। अच्छा आज देख लो EI बिल, ये छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है।
ये क्या है? रोड। रोड में क्या चल रहा है? ट्रक। अच्छा, ईआई बिल मतलब तुम जो गुड्स कैरी कर रहे हो, क्या वो गुड्स वैलिड है? इस ट्रक में जो गुड्स जा रहा है, कैरी हो रहा है, इस ट्रक में जो गुड्स कैरी हो रहा है, क्या वो वैलिड गुड्स है? क्या वो लीगल गुड्स है? इसे ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया है ईआई बिल, ताकि गवर्नमेंट चेक कर सके किससे ये गुड्स आ रहा है, किसने सप्लाई किया है, किसने खरीदा है, पता चल जाए। কি বললেন বুঝলাম না, একবার বলুন। বুঝতে পারলে না? গাড়ি চলছে দেখতে পাচ্ছ, লরি চলছে কি চলছে না? দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, তো ওর ভেতরে গুডস আছে কি নেই? আছে আমি তো। কি করে জানবো স্যার? আচ্ছা, গুডস আছে তো, লরি চলছে তার মানে গুডস আছে। হ্যাঁ, থাকতে পারে। থাকতে পারে। ওর ভেতরে যে গুডসটা রয়েছে সেটা কি লিগেল, মানে কেউ সেল করেছে না চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা কি করে বুঝতে পারবে? তুমি যদি ভেরিফাই করে নাও যে গুডসের বিল আছে কিনা। হ্যাঁ বিল আছে কিনা, আর সেটা কিভাবে অনলাইনে চেক করা যেতে পারে, যদি তুমি ইআই বিল জেনারেট করো। ঠিক আছে, এটা একটা डॉक्यूमेंट। ईआई बिल इज ए डॉक्यूमेंट जहाँ पर गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है वो ऑनलाइन चेक कर सके किससे वो गुड्स, किसने खरीदा है और किसने बेचा है। ठीक है, जीएसटी ऑफिशियल चेक कर पाएंगे ईआई बिल से। ও আচ্ছা। ये एक डॉक्यूमेंट है और कुछ नहीं है। ईआई बिल एक डॉक्यूमेंट है जो कि जेनरेट किया जाता है ईआई बिल पोर्टल से। जीएसटी का ईआई बिल पोर्टल है, उस पोर्टल से जनरेट किया जाता है, और उस ईआई बिल को कैरी करना पड़ता है। किसे करना पड़ता है? जो ट्रांसपोर्टर है, ট্রান্সপোর্টার কি? ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर का जो ड्राइवर है वो कैरी करेगा उसके साथ, ताकि जीएसटी का जो ऑफिशियल है अगर चेक करते हैं बीच में तो वो दिखा सके जो गुड्स वो कैरी कर रहा है वो गुड्स वैलिड है, लीगल है, चोरी करके नहीं ले जा रहा है। कब इशू करना पड़ता है? क्या तुमने 10,000 का गुड्स ले जा रहे हो, क्या तुम्हें बिल, ईआई बिल कैरी करना पड़ेगा? जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोल के रखा है कि अगर किसी व्हीकल में गुड्स 50,000 से ज्यादा जा रहा है, जो गुड्स कैरी किया जा रहा है उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में ईआई बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो गुड्स एक व्हीकल में कैरी हो रहा है अगर उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ईआई बिल जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसे कौन जनरेट कर सकता है? सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है वो जनरेट कर सकता है, या फिर जो रेसिपेंट है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो भी जनरेट कर सकता है, या फिर जो ट्रांसपोर्टर है वो भी जनरेट कर सकता है। तीनों में से कोई भी। अच्छा, ये बिल जनरेट करने से एक नंबर जनरेट होता है, उसे कहते हैं यूनिक ये बिल नंबर, ईबीएन। ठीक है, जो लिमिट है कितना है, कितना वैल्यू एक्सीड करेगा तो करना पड़ेगा? মোর দেন 50,000। मोर देन 50,000। लेकिन दो ऐसे केसेस है जहां पर 50,000 से कम गुड्स कैरी कर रहे हो फिर भी ईआई बिल जनरेट करना पड़ेगा। दो ऐसे केसेस है जहां पर 50,000 से कम गुड्स कैरी कर रहे हो फिर भी
EI बिल जनरेट करना पड़ेगा। कौन से केसेस है, कौन सा केसेस है ऐसे? प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास गुड्स जा रहा है, प्रिंसिपल से गुड्स जा रहा है जॉब वर्कर के पास, जॉब वर्कर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा, किसी काम को अंडरटेक किया है, वही है जॉब वर्कर। प्रिंसिपल से किधर जा रहा है, जॉब वर्कर के पास। या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स भेज रहे हो, हैंडीक्राफ्ट मतलब হস্তনির্মিত যেগুলো হয় ऋषभ जाने, बोलो। हैंडमेड, हैंडमेड पॉट या फिर मैट, तो ये दो केसेस में हु शुड जनरेट EI बिल, किसे जनरेट करना चाहिए, किसे जनरेट करना चाहिए नॉर्मली? जो सप्लाई कर रहा है, जो गुड सेल कर रहा है, उसे जनरेट करना चाहिए नॉर्मली। अगर सप्लायर ने जनरेट नहीं किया तो कौन रजिस्टर करेगा? ट्रांसपोर्टर, जो कैरी कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्टर ने नहीं किया तो किसने? रेसिपेंट। तीनों में से कोई भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। स्टेट वाइज, स्टेट वाइज दो। ये स्टेट वाइज है, स्टेट डिसाइड कर सकता है कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो इसे तुम स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप में, मैं डिस्कस कर दूंगा। तो कौन से स्टेट में कितना लिमिट है, स्टेट वाइज वेरी करते हैं। नॉर्मली तो 50,000 बोला गया है, लेकिन किसी भी स्टेट उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। हाँ, नॉर्मली 50,000। इधर देखो, इफ EI बिल इज नॉट जनरेटेड बाय सप्लायर, अगर सप्लायर ने जनरेट नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर नीड्स टू जनरेट, ट्रांसपोर्टर नीड्स टू जनरेट। अगर तुम जिसे सप्लाई कर रहे हो वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, तुम ही जनरेट कर दो, वही लिखा है। Where unregistered person is involved in a transaction, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एक रजिस्टर है और एक अनरजिस्टर्ड है। ओनर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओनर्स मीन्स बर्डन, बर्डन, बर्डन ऑफ रजिस्ट्रेशन जनरेशन, जनरेट करने का, ये बिल जनरेट करने का जो बर्डन है किसके ऊपर है? शिफ्टेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसी को ही जनरेट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का है क्योंकि उसका GST रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, ऐसे कुछ गुड्स है, কি করছো তুমি? স্ক্রিনশট পাঠাচ্ছো? পাঠানো হয়ে গেছে? এদিকে দেখো, এখন মোবাইলটা রেখে দাও, মোবাইলকে ঠিক কাজে লাগাতে হবে, না তো মোবাইল ক্ষতি করবে। সোশ্যাল মিডিয়া তো বন্ধ করে দিতে হবে পুরো, ফেসবুক ডিলিট করে দিবে। হুম, ফেসবুকে বেশি টাইম দিচ্ছ তো বেকার হয়ে যাবে। আচ্ছা, মোবাইল রেখে দিয়েছো, এদিকে দিকে দেখো এবার। गुड्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम EI बिल, गुड्स एग्जाम्प्टेड फ्रॉम EI बिल, ऐसे कुछ गुड्स है, अगर वो गुड्स कैरी कर रहे हो तो EI बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कौन से गुड्स है? लिक्विडिफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम,
केरोसिन, पोस्टल बैगेज, पोस्ट ऑफिस जो गुड्स भेजते हैं एक जगह से अन्य जगह दूसरे जगह पर जो पार्सल भेजते हैं उसके लिए भी हाँ एग्जाम्पशन है। नेचुरल कल्चर्ड पिरल्स, पिरल्स मतलब तो जो बोलो पिरल्स क्या होता है? मुक्ता मतलब मेटल्स, मेटल्स नहीं वो स्टोन्स, प्रीसियस स्टोन्स, सेमी प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी, करेंसी, करेंसी मतलब नोट, पैसा ले जा रहे हो इधर से उधर। कार्ड, लस्सी, लस्सी, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कैरी कर रहे हो तो वैल्यू चाहे कितना भी हो टीआई बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम किया गया है। अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब कैरी कर रहे हो। एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये क्या है? एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये बोलो क्या है? एविएशन टरबाइन फ्यूल ये क्या है? एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या है? किसके लिए, किस चीज के लिए? फ्लाइट के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद एम्प्टी कार्गो कंटेनर, ये क्या है? इसके लिए भी जीएसटी का जो ये बिल है वो जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कार्गो कंटेनर कभी देखा है? যেগুলো কি কন্টেনার থাকে এটা কি লিখবে? গুগলে লিখবে, গুগলে লিখবে কার্গো কন্টেনার, কার্গো কন্টেনার পিক, দেখে নেবে কার্গো কন্টেনার। मोबाइल इसीलिए है ताकि तुम्हारा नॉलेज इंप्रूव कर सके। अच्छा उसके बाद देखो गुड ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज कन्वेंस, नॉन मोटराइज कन्वेंस में कुछ ले जा रहे हो जैसे कि हॉर्स कार्ट में ले जा रहे हो या फिर मैनुअल कार्ट ठेला गाड़ी, तो उसमें उस केस में जनरेट करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ जीएसटी देखो, जीएसटी कब तक पे कर देना चाहिए? क्या साल में एक बार पे करोगे पूरा साल का जीएसटी? बोलो तुम्हें क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट मान लेगा ऐसे करने से? गवर्नमेंट क्या ऐसे इसमें खुश रहेगा? तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि तुम्हारा जो जीएसटी बन रहा है किसी भी मंथ का वो नेक्स्ट मंथ के 20 के अंदर, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे कर देना पड़ेगा। मतलब अप्रैल मंथ का जो जीएसटी बन रहा है वो कब तक पे कर देना पड़ेगा? 20th मई नेक्स्ट मंथ में। तो हर मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ का 20th में क्या पेमेंट करते टाइम तुम सिर्फ टैक्स ही पे करोगे या फिर इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी आ रहा है सब पे करना पड़ेगा? सब कुछ पे करना पड़ेगा एक साथ। लेकिन कंपोजिशन स्कीम जो अगर तुमने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है तो उस केस में ये बताया जा रहा है कि तुम्हें मंथली पे करने की जरूरत नहीं है, तुम क्वार्टरली पे करो। क्वार्टर खत्म होने के बाद तुम्हें 18 मंथ्स दिया जा रहा है, सॉरी 18 डेज दिया जा रहा है, उसके अंदर पे कर दो। मतलब अप्रैल से जून एक क्वार्टर खत्म हो रहा है तो इसका जो जीएसटी बन रहा है वो 18 जुलाई के अंदर पे कर देना पड़ेगा। किसके लिए है? कंपोजिशन डीलर के लिए है, जो लोग कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके रखा है।
पेमेंट मोड क्या क्या है देखो, इंटरनेट बैंकिंग से तुम पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस से पे कर सकते हो, क्या पे कर सकते हो, जीएसटी, जीएसटी टैक्स। अच्छा, टैक्स पे करते टाइम जो चालान जनरेट होगा वो कौन सा चालान, फॉर्म क्या है, PMT 6 पे करोगे जीएसटी, उसके लिए तो एक फॉर्म भरना पड़ेगा ना, वो चालान फॉर्म, फॉर्म है PMT 06। अच्छा तुम्हें दिखा देते हैं PMT 06। PMT 06 PDF तो GST PMT 06 PDF डाउनलोड। ये है चालान फॉर्म जीएसटी जमा करने के लिए। देखो, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, क्या आप जमा करोगे, CGST जमा करोगे या फिर IGST जमा करोगे, सेंट्रल टैक्स लिखा है ना, तो टैक्स कितना भरोगे, उसके लिए इंटरेस्ट कितना भरोगे, अगर डिले में पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, डिले में फाइलिंग करोगे तो पेनल्टी देना पड़ेगा, लेट फी देना पड़ेगा। मेजर हेड है, माइनर हेड है। मेजर हेड मतलब मेजर हेड मतलब क्या होता है, मेजर हेड मतलब है योर टैक्स, माइनर हेड मतलब उसके अंदर CGST के अंदर CGST का जो इंटरेस्ट है, CGST के लिए जो पेनल्टी है वो है माइनर हेड, लेकिन CGST जो है वो मेजर हेड है। ऐसे करके क्लासिफिकेशन है, तो तुम्हें उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन से फॉर्म में जमा करोगे। PMT 06 चालान फॉर्म, ये GST जमा करने के लिए फिल करना पड़ता है। अच्छा, ये है मोड ऑफ पेमेंट, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हो। ओवर द काउंटर पेमेंट, ये क्या है, बैंक में जाकर GST पे करना, इट इज कॉल्ड ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर पेमेंट है 10,000 पार चालान पार टैक्स पीरियड। 10,000 से ज्यादा तुम बैंक में जाकर GST पे नहीं कर सकते किसी भी मंथ के लिए। पार टैक्स पीरियड मतलब हर मंथ, एक मंथ एक टैक्स पीरियड, उसके बाद वाला मंथ सेकंड टैक्स पीरियड, ऐसे कहते हैं। लेकिन तो अगर तुम्हारा जीएसटी अगर तुम्हारा जीएसटी 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, सपोज 10,000 से ज़्यादा हो रहा है, 10,000 से ज़्यादा हो रहा है, उस केस में तो तुम्हें एनईएफटी करना पड़ेगा या फिर आरटीजीएस करना पड़ेगा या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा तो बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा ना। जो टैक्स तुम पे करोगे वो कहाँ पर जमा होगा, कैश लेजर पर। जीएसटी का जो पोर्टल है उस पोर्टल के अंदर लेजर बना के रखा हुआ है, लेजर। एक है कैश लेजर और एक है क्रेडिट लेजर, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, और एक है लायबिलिटी लेजर, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, और एक है कैश लेजर। तो जो पेमेंट करोगे वो कहाँ पर जाके जमा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे जाके। जैसे तुम पेटीएम या फिर फोन पे में अगर पैसा भरते हो वो कहाँ पर जाकर जमा होता है, वॉलेट में। वॉलेट सिस्टम अगर है तो वॉलेट में जाकर जमा होता है। तो सिमिलरली जीएसटी पोर्टल के अंदर वॉलेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के नाम पर जाना जाता है, तो उसमें पैसा जाकर जमा होता है और उस पैसों से तुम लायबिलिटी सेटल कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा है
और तुम्हारा वॉलेट में मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना पैसा है अभी तक, और तुम्हारा आईटीसी कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि आईटीसी में क्या होता है कि तुम्हारा जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उससे तुम आईटीसी माइनस कर सकते हो। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग लायबिलिटी है उसे पे करना पड़ता है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि आईटीसी कितना है, कितना कैश लेजर में पड़ा हुआ है, और कितना भरना पड़ेगा कैश लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो फॉर्मेट है वो तो एक फॉर्मेट में मेंटेन होता है। फॉर्मेट में मेंटेन होता है, कौन सा फॉर्मेट में मेंटेन होता है? पीएमटी 5 फॉर्मेट में मेंटेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में तुम जो पेमेंट करते हो बैंक के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो टैक्स के लिए जमा करते हो या फिर इंटरेस्ट के लिए जमा करते हो या फिर पेनल्टी के लिए जमा करते हो। कैश लेजर में अलग अलग टैक्स के लिए अलग जमा किए है, कैश लेजर में जमा होता है, दिखा रहता है कि टैक्स के लिए इतना अभी तक जमा हुआ है जिससे तुम टैक्स पे कर सकते हो। इंटरेस्ट के लिए तुमने इतना जमा किया है जो कि इंटरेस्ट के लिए तुम सेटअप कर सकते हो। पेनल्टी के लिए तुमने इतना भरा है, वॉलेट में भरा है। वॉलेट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो इतना तुम पेनल्टी उससे पे कर सकते हो। तो क्रेडिट हो जाता है अलग अलग हेड पर, ये सब माइनर हेड है, माइनर हेड पर। तो तुम इसमें जितना पैसा पड़ा हुआ है तो यूज़ कर सकते हो। टैक्स में जो पैसा पड़ा हुआ है वो टैक्स के लिए, टैक्स पेमेंट के लिए यूज़ करोगे। इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट के लिए तुमने जितना पैसा भरा है वो इंटरेस्ट के लिए यूज़ करोगे। पेनल्टी के लिए जितना भरा है वो पेनल्टी के लिए पे करोगे। ठीक है। यूटिलाइज, तुमने पेनल्टी के लिए पैसा भरा है लेकिन वो पैसा तुमने टैक्स के लिए नहीं पे कर सकते। तुमने टैक्स के लिए पैसा भरा है उस लेजर में, तो पेनल्टी के लिए पेमेंट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? इसीलिए जब तुम चालान फिलअप करते हो वहाँ पे दिखाया था ना कि टैक्स के लिए कितना भरोगे उसके लिए अलग अमाउंट, इंटरेस्ट के लिए कितना भरोगे उसके लिए अलग अमाउंट। पीएमटी 6 घर में जाकर फिर देखो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है किसके अंदर? जीएसटी पोर्टल के अंदर। क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए तुमने जो गुड्स परचेज किए हैं, जो गुड्स परचेज किए हैं उसके ऊपर तो तुमने जीएसटी पे किए हैं। तो वो जो जीएसटी तुमने पे किए है उसे कहते हैं इनपुट टैक्स, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। उसका एडजस्टमेंट होता है तुम्हारा आउटपुट टैक्स के साथ, आउटपुट टैक्स के साथ। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये दिखाया जाता है कि तुम्हारा इनपुट कितना है, मतलब इनपुट टैक्स कितना है जो तुम एडजस्ट कर सकते हो आउटपुट टैक्स के साथ, उस लेजर में दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये कौन सा फॉर्मेट में मेंटेन होता है? जीएसटी पोर्टल के अंदर पीएमटी 1 फॉर्मेट में मेंटेन होता है। इसमें तुम देखते हो कि तुम्हारा जीएसटी लायबिलिटी कितना हुआ है किसी भी मंथ में, वो तभी दिखाएगा जब तुम जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे, वो रिकॉर्ड वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा उस लेजर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक तो कैश लेजर किस लिए? जो कैश तुम जमा करवाते हो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। क्रेडिट लेजर जो गुड्स तुमने खरीदा है उसके ऊपर जो इनपुट है वो रिफ्लेक्ट करेगा। लायबिलिटी लेजर किसी भी मंथ में तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा है वो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब तुम रिटर्न फाइल करते हो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1। अदरवाइज दिखा नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुम्हें ही तो बताना पड़ेगा ना मेरा इतना सेल हो रहा है। স্যার জিএসটি बोलो রিটার্ন কত হয় স্যার? কি বলছো? जीएसटीआर रिटर्न জিএসটি রিটার্ন কত? नॉर्मल হ্যাঁ सिचुएशन है, জিএসটি नॉर्मल सिचुएशन কটা है। আছে? सपोज तुम्हारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन दो तरह की हो सकता है, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, एक कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, एक कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के केस में
तुम फाइल करोगे GSTR 1 एंड 3B, GSTR 1 एंड 3B। GSTR 1 मंथली फाइल करना पड़ता है नॉर्मली, लेकिन तुम्हारा टर्नओवर अगर कम है, 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में तुम क्वार्टरली ले सकते हो। तुम बोल सकते हो कि मैं क्वार्टरली फाइल करना चाहता हूँ, तो क्वार्टरली भी अवेलेबल होगा। लेकिन अगर तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो तब मंथली ही करना पड़ेगा GSTR 1। और 3B जो है, 3B टैक्स पेमेंट के लिए, डिटेल दिखाने के लिए नहीं। 3B में तुम दिखाते हो मेरा टोटल इतना सेल हुआ है पूरा मंथ में, कंसोलिडेटेड डिटेल दिखाते हो पूरा। और GSTR 1 में दिखाते हो कि मैंने इस पार्टी को इतना सेल किया, उस पार्टी को इतना सेल किया, एलोकेट करके दिखाते हो। लेकिन GSTR 3B में कंसोलिडेट करके दिखाते हो, कंसोलिडेट। अच्छा, अगर डिले में टैक्स पे करोगे तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? कब तक GST पे कर देना चाहिए? जिस मंथ में लायबिलिटी अराइज हो रहा है, उस मंथ का लायबिलिटी नेक्स्ट मंथ के कितने डेज के अंदर? 20 डे के अंदर। तो अगर तुमने पे करने में डिले किया, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 18%। अगर तुमने झूठ बोलकर, गलत इंफॉर्मेशन देकर तुमने ज्यादा ITC क्लेम कर लिया, ज्यादा ITC, तुम बोल रहे हो कि मेरा तो इतना परचेज है, मेरा तो इतना GST का ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लेकिन तुम्हारा उतना नहीं है, तो तुमने क्या किया? फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर तुमने कम टैक्स पे किए, कम टैक्स। तो उस केस में बोला जा रहा है कि जब तुम पकड़े जाओगे, तब तुम्हें 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब पकड़े जाओ। अब तो तुमने बोल दिया कि मेरा तो इतना ITC है, मुझे तो इतना नहीं देना पड़ेगा, ITC माइनस करके जितना निकल के आ रहा है उतना देना पड़ेगा। ITC सुने छो कि सुनो नहीं? आगे ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মানেটা কি? তুমি যে ট্যাক্সটা পে করে এসেছো পারচেজের সময়, সেটাকে মাইনাস করে দেওয়াই হচ্ছে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট। তার মানে তুমি যত বেশি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দেখাবে, তার ফলে কি হবে? তোমাকে যেটা পে করতে হবে সেটা কমে যাবে। তুমি যদি তোমার ধরো सपोज योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 5000, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 5000, लेकिन तुम्हारा जो एक्चुअल इनपुट टैक्स है, ये आउटपुट टैक्स, तुम्हारा इतना टैक्स हो रहा है। आउटपुट टैक्स मतलब टैक्स ऑन सेल, आउटपुट टैक्स मतलब टैक्स ऑन सेल, तो 5000। लेकिन तुमने जो परचेज किया है उसका ऊपर जो GST तुमने पे किया है वो है सपोज 3000, तुमने 3000 GST पे किए है, तो इसे कहेंगे इनपुट टैक्स। ये आउटपुट टैक्स है, ये सेल के ऊपर 5000 हो रहा है, लेकिन तुमने पे किए हैं गवर्नमेंट को 3000 टैक्स परचेज के टाइम। तो अब तुम्हें कितना देना पड़ेगा? 2000 देना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हो, अगर तुम यहाँ पे बोलते हो कि मेरा जो ITC है वो 3 नहीं 4 है, तो तुम्हें अभी कितना देना पड़ेगा? 1000 देना पड़ेगा। तुमने कितना कम पे किया है? 1000 कम पे किया है। अगर इसी सिचुएशन, ये जो 1000 तुमने कम पे किया है, बाद में पता चलता है किसी भी रीजन की वजह से पता चल गया है कि GST डिपार्टमेंट का कि तुमने 1000 कम पे किए हैं, तो तुम्हें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 24%। अंडरस्टूड? यहाँ पे 1000 है, इसे क्रोर्स बोलो। 1000 क्रोर्स तुमने पॉकेट में अंदर कर लिया है। ये जो टैक्स अमाउंट है इसके ऊपर तुमने कम पे किया है 1000, तो 24000, तो कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? देखो टैक्स कितना देना पड़ेगा? सॉरी, ये तो इंटरेस्ट है 240। तो तुम्हारा जो टैक्स निकल के आ रहा है 1000 तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ 240 देना पड़ेगा।
तो इसे क्रोर्स में लिखो ना, इसे क्रोर्स में लिखो ना। तो 1240 क्रोर्स देना पड़ेगा। ये तो इंटरेस्ट है, इसके साथ साथ पेनल्टी भी है, क्योंकि तुमने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए है। इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, जेल भी हो सकता है। हम्म। अच्छा, जीएसटी रिटर्न किधर जाके फिलअप कर सकते हो? जीएसटीएन पोर्टल से फिलअप कर सकते हो। उस दिन मैंने दिखाया था कि कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन आएगा और तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। तुमने किया है? जीएसटी রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করেছো? কেন করোনি? হ্যাঁ, করে নিব। কবে করে নিব? তুমি तुम क्यों? अच्छा, जीएसटीआर 1 किसके लिए? आउटवर्ड सप्लाई के लिए, मतलब कितना सेल किए हैं, किससे सेल किया है, वो डिटेल देना पड़ेगा। টাইম হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণ আছে, দেখে নাও। টাইম হয়ে গেছে। তুমি পড়াশোনা করতে এসেছো না টাইম পাস করতে এসেছো? তো কতটা বেশি হয়ে গেছে? এখন 5টা বেজেছে, 5:30 হয়ে গেছে। 5-10 মিনিট দেরি হতে পারে, দেখো। जीएसटीआर 3B ये सिर्फ कंसोलिडेटेड डिटेल देने के लिए। तुम्हारा, तुम बोल रहे हो कि मैं इसमें क्या कर रहे हो, इसमें तुम दिखा रहे हो कि मैं 10% को सेल किया है। पर्सन 1 राम, इसका जीएसटी नंबर इतना, इसे सेल किया है 5 लाख। सैम, इसका जीएसटी नंबर इतना, ये है जीएसटी नंबर, इसको सेल किया है इतना। इसमें डिटेल दिखा रहे हो। लेकिन जीएसटीआर 3B जो है, इसमें डिटेल नहीं दिखा रहे हो, इसमें सिर्फ बोल रहे हो कि मेरा टोटल सेल है इतना, टोटल दिखा रहे हो जस्ट। जीएसटीआर 4 एक क्या है? एनुअल रिटर्न है। अब क्वार्टरली नहीं रहा, अब हो गया है एनुअल। ये किसके लिए है? कंपोजिशन डीलर के लिए। और ये एनुअल हो गया है, ये एनुअल ईयर एंड होगा। ईयर एंड होने के बाद 30 अप्रैल के अंदर अब नेक्स्ट ईयर फिलअप करना पड़ेगा। और जीएसटीआर 9 जो है, ये एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न मतलब हर मंथ में रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, तुम्हारा तुम्हारा रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, हर मंथ पे रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो। एक फाइनल रिटर्न जमा करना पड़ेगा। फाइनल मतलब साल के बाद एक रिटर्न जमा करना पड़ेगा, जो कि एनुअल रिटर्न। हर मंथ, हर ईयर में एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जो कि एनुअल रिटर्न, हर ईयर के एंड। उसके लिए टाइम लिमिट कितना है? दिसंबर मंथ। तो कितना मंथ मिल रहा है? मार्च से, मार्च में खत्म हो रहा है ईयर, उसके बाद दिसंबर तक काउंट करो, 9 मंथ्स मिल रहा है। तो एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने के लिए 9 मंथ्स मिलता है। ईयर एंड होने के बाद हर साल फाइल करना पड़ता है एनुअल रिटर्न। तो कंपोजिशन डीलर के लिए कौन सा रिटर्न? कंपोजिशन डीलर के लिए कौन सा रिटर्न? कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटीआर 4। और जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, 30 अप्रैल ना मार्च में सर। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जो पर्सन ले रखा है, उसके लिए जीएसटीआर 1 एंड 3B और एनुअल एक रिटर्न जिसमें डिटेल दिखा रहे हो, मैं इतना सेल किया। কি বলছো তুমি? জিএসটিআর 30 এপ্রিল না 30 মার্চ হবে? 30 अप्रैल। अच्छा, नेक्स्ट डे देखेंगे, आज इतना तक। नेक्स्ट डे देखेंगे, अगर लेट फाइलिंग करते हो तो कितना लेट फी देना पड़ता है। ठीक है, इधर से देखेंगे। কোনটা? 09 তো পিএমটি 6, এটা দেখুনি, দেখালাম না? চালান, চালান দেখালাম তো। আরে পিএমটি 06 দেখালাম তো। 0, अच्छा पीएमटी 9 এটা क्या है? ट्रांसफर ऑफ वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तुम स्क्रीनशॉट भेज कर रखो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ये और ये दोनों स्क्रीनशॉट भेज कर, मतलब पिक भेज कर रखो।
শুভজিৎ স্বর্ণকার, কিছু বলার আছে তোমার? না, ঠিক আছে, চলো। খালি বলার ছিল ওটা 30 এপ্রিল, 30 এপ্রিল হবে, ঠিক আছে। মানে 30 দিন, মানে হ্যাঁ, 30 আগে দিন তো year end আগে তো তোমার ইয়ার এন্ড হতে দাও, তারপরে তো ফাইল হবে অ্যানুয়াল রিটার্ন। 30 দিন সময় হ্যাঁ, দিলো। কম্পোজিশন ডিলারের বছরে একবার, বছর শেষ হবে তারপরে 30 এপ্রিল, 30 দিন। আচ্ছা স্যার, তাহলে এই চারটেই জিএসটি আর রিটার্ন হয়, আর আছে? আর কিছু নেই। তো এগুলোই এগুলোই এই চারটে জিএসটি আর এই চারটেই হয়? এগুলোই মেজর। এবার এগুলোই নর্মালি এসে থাকে, ঠিক আছে। তুমি যদি জিএসটি প্র্যাকটিশনার হও তো নর্মালি এগুলোই করতে হয়, ঠিক আছে। এরপরে কম্পোজিশন, কম্পোজিশন তোমার ক্যাজুয়াল ট্যাক্সেবল পার্সনের আলাদা রেজিস্ট্রেশন, নন রেসিডেন্ট ট্যাক্সেবল পার্সনের আলাদা রেজিস্ট্রেশন, সেগুলো তোমার আসে না, সেগুলো এক্সেপশনাল কেস, ঠিক আছে। ক্যাজুয়াল ট্যাক্সেবল পার্সন শুনেছিলে, তাদের রিটার্ন আলাদা রকম হয়, সেগুলো তো এক্সেপশনাল কেস। কিন্তু তোমার আইসিএ তো এরকম এক্সেপশনাল কেস থাকে না, যেগুলো নর্মালি পড়াশোনা মানে নর্মালি লেগে থাকে বিজনেসের ক্ষেত্রে, সেগুলোই রয়েছে।